दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को आज मैं कक्षा 12वीं हिंदी विषय का मॉडल टेस्ट पेपर बताऊंगा आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 एमपी बोर्ड के लिए। सभी बच्चों का पेपर 80 नंबर का होने वाला है, सभी को पता है। यहाँ आप निर्देश के अनुसार आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। देख सकते हो ये जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं इसी के आधार पर आपको आंसर करना है, क्योंकि अगर 30 शब्द में पूछा है और आप 120 शब्द में लिख रहे हो तो वो भी गलत रहेगा। अगर 75 शब्द में पूछा है और आप 150 शब्दों में लिख रहे हो तो वो भी गलत रहेगा। तो शब्द सीमा का थोड़ा ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि सब ध्यान देते हैं लेकिन इन शब्दों पर बिल्कुल भी नहीं देते हैं कि हमें कितने शब्दों में लिखना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ें, उसी के आधार पर आंसर देंगे तो आपके ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे और किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो आज हम हिंदी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे आप लोगों को मैं कम से कम इस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 10 टेस्ट पेपर बताऊंगा, जो कि डिफरेंट टाइप्स के जो इसमें क्वेश्चन हैं वो देखने को आपको मिलेंगे आपके अभ्यास के लिए। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपका पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया। रूपांतरण का मतलब दोस्तों ट्रांसलेट आप लोगों को बताना रहेगा। ट्रांसलेट किसने किया था, जो कि आपका आंसर भोला भाई पटेल हो जाएगा। ठीक, अब आपकी सामान्य जानकारी के लिए एक बात और मैं बता देता हूँ। भोला भाई पटेल के साथ में रघुवीर चौधरी भी साथ रहते थे। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ही हिंदी रूपांतरण किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भोला भाई पटेल याद रखना है। ठीक है, अगर दो नाम देते हमें तो इसके आगे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एक तो रघुवीर चौधरी आता, ठीक है, प्लस भोला भाई पटेल, दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, ये आंसर आप याद रखते, लेकिन हमें किताब में भी भोला भाई पटेल दे रखा है तो थोड़ा उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, अगर गहराई में जाएं तो देखा जाए तो रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल दोनों साथ में थे। कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था का मतलब होता है सोई हुई अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहने वाला जो भाव है वो स्थायी भाव बताना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में उत्पीड़न शब्द का अर्थ है, उत्पीड़न का मतलब होता है दोस्तों शोषण। ठीक है, यहाँ पर आपको शोषण करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, ढाक के वही तीन पात होने का अर्थ है। तो इसका मतलब होता है सदा एक सा, मतलब हमेशा एक जैसा अगर रहता है कोई भी तो उसके लिए हम एक यहाँ पर ये लोकोक्ति कह देंगे, ढाक के वही तीन पात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया था। तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को याद रखना है समाज पोषित। ठीक है, क्यों समाज पोषित दिया था, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, पूरी तरीके से नगरीय सभ्यता थी और ये सिंधु नदी के किनारे विकसित सभ्यता थी। ठीक है, वैसे आप लोगों ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता पढ़ी है, उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो वो पूर्णतः नगरीय थी, ये भी आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो समाज पोषित याद रखेंगे। इसके बाद में देखिएगा, ये आप लोगों को अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो किताब है उसमें से ये प्रश्न आया हुआ है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। देखो विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, तो वो उसे कहेंगे बीट कहेंगे। ठीक है, याद रखना आप सभी, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन जो है वो बीट कहलाता है। इसके बाद आप लोगों का जो सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना वाला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। देखिएगा, बिना मुरझाए महकने के माने। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है फूल क्या जाने। नेक्स्ट प्रश्न है रीतिकाल। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। तो रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। ठीक है, और इसमें कौन सा रस प्रधान है, तो याद रखना श्रृंगार रस प्रधान है। इसमें श्रृंगार वर्णन देखने को मिलता है। रीतिकाल की अगर हम बात करते हैं तो रीतिकाल में 3 धाराएं प्रचलित थी, ये आप सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, या फिर एक और बात मैं बता देता हूँ, रीतिकाल में 3 शाखाएं थी, 3 धाराएं थी, जिसमें आता है रीति बद्ध। ठीक है, एक था आपका रीति सिद्ध और एक था दोस्तों आपका रीति मुक्त। ठीक है,
इस प्रकार से रीतिकाल में 3 धाराएं या शाखाएं प्रचलित थी। रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें श्रृंगार रस का बहुत ज़्यादा वर्णन देखने को मिलता है। रीतिकाल से रिलेटेड और कुछ मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। रीतिकाल के जो कवि हैं दोस्तों, इसमें आपको बिहारी याद रखना है। और बिहारी जो है, इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था बिहारी सतसई। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जो भी बताऊंगा सारे आंसर आप नोट करेंगे। बिहारी सतसई। दोस्तों बिहारी जो सतसई है इसमें 719 दोहे हैं, ऐसा आप सभी बच्चे याद रखेंगे। बिहारी के अलावा आप लोगों को दूसरे जो कवि हैं वो बताना है और वो हो जाएंगे केशवदास। ठीक है, केशवदास की रामचंद्रिका। ठीक है, ये रचना भी आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है। केशवदास के अलावा अगर आपसे और भी पूछे तो और भी बहुत सारे कवि हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बार आपको बिहारी और केशवदास की रचनाएं पूछी जाती है। ठीक, अगला देखो। इसके बाद में ये रहा, जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह गुण कहलाता है। तो दोस्तों जोश और ओज गुण कहलाएगा वो तो आप लोगों का। जोश भी उत्पन्न करता है और ओज उत्पन्न करता है। वीरता का भाव होता है, देखो वीरता याद रखना, उत्साह, ठीक है, जोश और उसके बाद में तेजी। ठीक है, तेजी के अलावा दोस्तों याद रखना गति। ये चीज़ें जहाँ भी देखने को मिले वहाँ पर ओज गुण होता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर क्रोध जैसा भाव आता है, उसमें भी ओज गुण होता है। ठीक, आप अब समझ गए होंगे आप सभी बच्चे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये रहा, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। तो दोस्तों ये आपकी कहानी विधा में लिखा गया पाठ है। वाक्य शब्द समूह है, तो दोस्तों इसमें सार्थक लिखेंगे। ठीक है, सार्थक जो शब्द हैं उसके समूह को वाक्य कहा जाता है। सोंदलगेकर मास्टर भाषा के शिक्षक थे, तो ये कौन सी भाषा के थे? मराठी भाषा के शिक्षक थे मास्टर सोंदलगेकर। एक सफल साक्षात्कारकर्ता के रूप में होना चाहिए, तो दोस्तों पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। लोगों को पर्याप्त ज्ञान अगर मान लो नहीं है तो वो इंटरव्यू नहीं ले सकते ढंग से, इसलिए पर्याप्त ज्ञान, प्रॉपर नॉलेज होना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों की सही जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन आ चुका है। रुबाइयाँ जो दिया है ये फिराक गोरखपुरी, आप इसमें याद रखेंगे। रुबाइयाँ एक प्रकार का छंद है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो छंद हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, लेकिन यहाँ रुबाइयाँ की बात करते हैं, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ हैं, ऐसा आप ध्यान रखना। खंड काव्य, दोस्तों खंड काव्य पंचवटी है, और पंचवटी जो है दोस्तों ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी हो जाएगी। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सरल या साधारण वाक्य बताना है, और इसके बाद में मिश्र या मिश्रित वाक्य बताना है, और एक आप लोगों को संयुक्त वाक्य बताना रहेगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को। और संयुक्त दोस्तों इस प्रकार से आप लिखेंगे, इस प्रकार से, ये 100% सही शब्द है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। अगर आपसे अर्थ के आधार पर पूछते हैं तो अर्थ के आधार पर 8 बताना है। अगर आपसे वाच्य की दृष्टि से पूछते हैं तो आपको 3 बताना है। 3 कौन कौन से? कर्तृवाच्य है, एक कर्मवाच्य है और एक भाववाच्य है। ठीक, इस प्रकार से आप बताएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर अतीत में दबे पाँव, दोस्तों यहाँ पर अतीत में दबे पाँव जो है इसके आगे आप सभी को क्या बताना है? ओम थानवी बता देना रहेगा। ठीक है, अतीत में दबे पाँव के आगे ओम थानवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो संचार माध्यम, ठीक है, तो ये माध्यम कैसा है? तो दोस्तों ये जो माध्यम है ना, ये श्रव्य माध्यम है। ठीक है, इसके आगे आप लोगों को क्या लिखना रहेगा? इसके आगे आपको श्रव्य याद रखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं? रेडियो को सुनते हैं, सुनकर हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो श्रव्य माध्यम है। और अगर देखकर करेंगे तो दृश्य माध्यम होता है, लेकिन रेडियो को हम सुनते हैं इसलिए ये श्रव्य है।
इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं। दोस्तों बच्चे जो है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सुनहले सूरज के सामने आते हैं, सुनहले सूरज। ठीक है, ये आंसर आप लिखेंगे। अब मैं नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रस है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को शांत रस याद रखना रहेगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक है, और इसके बाद में गुड़धानी का अर्थ क्या है, तो ये गुड़ से, गुड़ व चने से बना लड्डू जो है इसको गुड़धानी बोला जाता है। ठीक है, गुड़ और चने से बना हुआ है। एक और कोष्टक में आपको अनाज लिख देना, समझ जाएंगे। वैसे आपको पूरी बात लिखना है, गुड़ व चने से बना लड्डू, ठीक है, उसे गुड़धानी बोला जाता है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे। दोस्तों इन्होंने बौद्ध मत को स्वीकार करा था। ठीक है, बौद्ध धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया था, याद रखना आप सभी। और आपकी सामान्य जानकारी के लिए मैं बता दूं, इन्होंने अपने पुत्र को और पुत्री को श्रीलंका, मतलब यहाँ पर अपने पुत्र और पुत्री को, सभी को मतलब एक तरह से बौद्ध मत की अच्छाइयों के बारे में बताया था। उन्हीं से प्रेरित होकर 14 अक्टूबर 1956 को, याद रखना तारीख भी मैं बता देता हूँ, 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ में, कितने, 5 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक, याद रखना। तो अंबेडकर साहब बौद्ध मत को मानने वाले थे। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम लिखिए। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अंबेडकर जी के अलावा अगर इतिहास में हम जाते हैं तो सम्राट अशोक जो है, ठीक है, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जो है ना, कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद में अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका जो है वो भेजा था, काय के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, देखिएगा तकनीकी शब्द का जो दूसरा नाम है वो पारिभाषिक शब्द हो जाएगा। ठीक है, पारिभाषिक शब्द। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। दोस्तों 1:2:4 ये ईंटों की बनावट का अनुपात था। बाइट क्या है, तो ये आप याद रखना, इसमें आप लोगों को लंबा चौड़ा क्वेश्चन का आंसर है लिखना रहेगा। ये अभिव्यक्ति और माध्यम से आपको याद करके बता देना है। सत्य असत्य लिखिए वाला देख लो। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला हैं, तो इसमें आपको सत्य बताना है। ठीक है, निराला कौन से वाद के कवि हैं, अगर आपसे कभी ये हिस्सा पूछते हैं तो निराला छायावाद के कवि हैं। ठीक है, और परिमल गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, अणिमा, नए पत्ते, ये रचनाएं भी याद रखेंगे। वैसे आप तो इतना ही याद रख लो कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, निराला की रचना है, ये सही बात है, निराला छायावाद के कवि हैं। ठीक है, और छायावाद के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। ठीक है, शिरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, इसमें आप लोगों को सत्य के रूप में इसे बताना होगा। लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है, तो इसमें भी आप लोगों को सही बताना है। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, ये भी आप लोगों को सत्य बताना होगा। समाचार लेखन 7 प्रकार के होते हैं, ये असत्य है। ठीक, अब बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।